यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली का टारगेट यहाँ पर एमसीक्यूज देखेंगे हम लोग, जो शाम को 6 बजे देखते हैं, ठीक है। 5:30 से 6 बजे के बीच में हम लोग यहाँ पर इसको कवर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जो टॉपिक हमने यहाँ पर सुबह डिस्कस किए थे, सुबह आपको टॉपिक बताया था, जैसे पॉलिटी का बताया टॉपिक, मैंने आपको हिस्ट्री का टॉपिक बताया, ठीक है, कि आपको कैसे स्टैटिक से कहाँ से चीज़ें पढ़नी है। और हिस्ट्री में आपको और कुछ पीडीएफ शेयर कर दिया हूँ, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, उसके थ्रू भी पढ़ सकते हो। आपके पास जो नोट्स है उसको भी पढ़ सकते हो। बाकी कुछ प्रॉब्लम है तो आप बताना है कि यहाँ पर कुछ नोट्स को लेकर के कुछ दिक्कत है तो बताओगे, तो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। बाकी आपको बुक्स में सब मिल जाएंगे, जैसे कि आर एस शर्मा है, ठीक है, और सतीश चंद्र की मेडिवल हिस्ट्री, वहाँ सब में आपको देखने को मिलेगा। आते हैं ऐसे टॉपिक में। यहाँ पर देखो, डेली 6 बजे आपको क्वेश्चन होते हैं, उसी टॉपिक पे होते हैं जो हम लोग टॉपिक सुबह आपको पढ़ने को देते हैं। जैसे कि आपको सुबह पॉलिटी के और हिस्ट्री के टॉपिक दिए गए पढ़ने को, वहाँ से क्वेश्चन आपके होंगे ये, ठीक है। डे 16 और आज डेट है 26 फरवरी। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 1 है पहला, सहकारी समिति के बारे में विचार करना है। 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 97 संविधान संशोधन ने संवैधानिक में एक नया भाग 9B जोड़ा गया था, जिसका शीर्षक सहकारी समिति। इसने इन्हीं कानूनी संरक्षण का एक निश्चित संरचना प्रदान की थी। पहली बात सही है। सेकेंड, इसने सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि संशोधन ने आर्टिकल 19 का 1 उसका C, इसके तहत यहाँ पर संशोधन किया गया था और नागरिकों को संघ से या गठबंधन संगठन उसके साथ सहकारी समितियां बनाने का अधिकार दिया गया था, जो अब एक मौलिक अधिकार है। दोनों बातें करेक्ट है। इसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43 भी जोड़ा। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है, ठीक है, जो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। तीनों बातें करेक्ट है, 1, 2 और 3D। क्वेश्चन 2, प्रश्न नंबर 2 है, सहकारी समिति के बारे में विचार करना है। किसी सहकारी समिति के निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या अधिकतम 21 हो सकती है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो है ये क्या होगा? करेक्ट है, सही है, क्योंकि यहाँ पर ये सभी मतलब ये बात बता रहा है जो संविधान के आर्टिकल 243 का ZJ, इसके अनुसार किसी भी सहकारी समिति के बोर्ड में निदेशकों की संख्या अधिकतम 21 से अधिक नहीं हो सकती है। बात करेक्ट है, 21 होगी। सेकेंड बात है, बोर्ड में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट महिला के लिए या महिलाओं के लिए 2 सीटें आरक्षित होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इनके लिए अनुसूचित जाति के लिए 1 और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 2 सीटें आरक्षित होनी चाहिए। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, ठीक है, दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से आपसे बोलेगा SC ST के लिए यहाँ पर 2 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया, बल्कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1 सीट यहाँ पर हो जाएगी अनुसूचित जाति के लिए SC के लिए, और दूसरी सीट आपकी हो जाएगी ST के लिए, जो 2 सीटें होंगी। टोटल आपकी कितनी हो गई? 1, ठीक है, और 2 3 सीटें हो गई। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों करेक्ट है। आंसर यहाँ से इसका दूसरे का 1, 2 करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बहुराज्य सहकारी समितियां, इनके बारे में। ऐसी समितियों के पास केवल उसी राज्य के भीतर अधिकार क्षेत्र होता है जहां वे पंजीकृत होती है। पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए, ठीक है। सॉरी, पहली बात गलत है, करेक्ट नहीं है, पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुराज्य है मतलब मल्टी स्टेट का अर्थ होता है कि इनका कार्यक्षेत्र एक राज्य से सीमित नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर 1 से अधिक राज्यों में फैला होगा। मल्टी मतलब बहुत ज़्यादा है ना, बहुराज्य नाम से ही लग रहा है, तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। सेकंड बात है, इनका उद्देश्य 1 से अधिक राज्यों सदस्यों के हितों की पूर्ति की रक्षा करना है ना। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इनका निर्माण तब किया जाता है जब सदस्यों के हित को 1 से अधिक राज्यों से जुड़े हों, जैसे कि अमूल है ना, या इफ को मान सकते हो ये, राइट, तो इसके एग्जाम्पल हो गए। तो दूसरा बात करेक्ट है, पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। क्वेश्चन 4 है, राजभाषा को लेकर के, ऑफिशियल लैंग्वेज। संघ की राजभाषा संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में विचार करना है। भारतीय संविधान का भाग 10, 5, 15, 17, भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित होगा। दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक एक विस्तृत नियम दिए गए हैं। सही बात है। सेकंड बात है, देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की राजभाषा होगी। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 343 है, इसका 1 में यहाँ पर स्पष्ट करता है कि राजभाषा हिंदी होगी और देवनागरी लिपि होगी, ठीक है। तीसरी बात है, संघ के अधिकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों का प्रयोग अंकों के रूप में भारतीय अंकों को अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। सही है, क्योंकि यहाँ पर आधिकारिक कार्यों में हम 1, 2, 3
अंतर्राष्ट्रीय रूप में इसका उपयोग करेंगे, न कि हिंदी के पारस्परिक अंक 1 2 3 ऐसे लिखते हैं ना, 1 और 2 ऐसे करके लिखते हैं और 3 ऐसे करके लिखते हैं ना, ऐसा का नहीं। तो यहाँ सही बोल रहा है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रूप में होगा इसका, ये बात सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा 1 2 3 तीनों बातें करेक्ट है। 1 2 3 करेक्ट है, तो आंसर दूसरे का डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, चौथे का डी हो गया ना, हाँ 5वां नंबर है। न्यायपालिका की भाषा के संबंध में विचार करना है। जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे कि उच्चतम न्यायालय की सभी कार्रवाई केवल अंग्रेजी भाषा में होगी, न्यायपालिका के बारे में बात कर रहा है। तो देखो पहली बात जो यहाँ से है 5वें की, ये बात इसकी क्या होगी, करेक्ट होगी, क्योंकि आर्टिकल 348 के अनुसार जब तक संसद कानून बनाकर बदलाव न करे सुप्रीम कोर्ट की सभी कार्रवाई अंग्रेजी में ही रहेंगी, ये बात सही है। सेकेंड बात है, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य की उच्च न्यायालय की कार्रवाई में हिंदी भाषा का प्रयोग को अधिकृत कर सकता है, ये बात करेक्ट है। ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर 348 का 2 आर्टिकल उसमें यहाँ पर बताई गई बात है। ठीक है, दोनों बातें सही है। आंसर 5वें का 1 2 सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 8वीं सूची के संबंध में विचार करना है। मूल रूप से संविधान की 8वीं सूची में 14 भाषाएं थीं, 14 भाषाएं थीं। छठे का पहला क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर 1950 में मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थीं, सही है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। वर्तमान स्थिति में संशोधन के माध्यम से कुल 22 भाषाएं, ठीक है, संशोधन के माध्यम से बता रहा है वर्तमान की स्थिति में। सेकेंड बात है, तीसरी बात है, करंट को लेकर नहीं बता रहा है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़े गए बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1 2 3 सभी यहाँ से करेक्ट है। तो छठे का आंसर 1 2 3 डी करेक्ट होगा, छठे का डी करेक्ट है। क्वेश्चन 7 है, 7वां बोला है कि जो शास्त्रीय भाषा है उसके दर्जे के संबंध में विचार करना है। तमिल भारत की पहली भाषा थी जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड, वर्तमान में कुल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। सेकेंड बात यहाँ से इसका क्या होगा, ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में डेटा के अनुसार हाल ही में अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने यहाँ पर नई भाषाओं में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को भी शामिल किया था, जिसमें कुल भाषा 11 हो गई थी और पहले ये 6 थी। ठीक है, याद रखना है, दोनों बातें करेक्ट है। अगर यहाँ पे करंट में और ऐड होंगे तो आप लिख सकते हो अक्टूबर की बात कर रहा है, अक्टूबर 2024 की। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आंसर 1 2 फिलहाल इसका करेक्ट आंसर है, 1 और 2। ठीक है, आगे यहाँ से देखते हैं, सी यहाँ से सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन 8 यहाँ से, क्वेश्चन 8 है और टॉपिक यहाँ पर है लोक सेवाएं। इसको लेकर के अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, इसके संबंध में विचार करना है। राज्यसभा ने अनुच्छेद 312 के तहत प्रस्ताव पारित कर अखिल भारतीय सेवा बना सकती है। ठीक है, तो क्या होगा पहला, तीसरे का आंसर जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड है भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मूल अखिल भारतीय सेवाएं थी। पहली बात यहाँ से ये भी करेक्ट है क्योंकि आज़ादी के समय संविधान ने केवल IAS पूर्ववर्ती ICS जो थी और IPS पूर्ववर्ती IP इसको ही अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी है, सही बात है। भारतीय वन सेवा IFS को 1966 में तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट बात है, सही है ये, क्योंकि 1966 में तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में से स्थापित किया गया था और ये विदेश सेवा होगी और जिसका रिजल्ट अभी UPSC ने 2 दिन पहले दिया हुआ है ना। क्योंकि IAS का जो हम लोग पेपर देते हैं ना, कुछ बातें कर लेते हैं इसकी भी, तीनों हमारे करेक्ट होगा तीनों। ठीक है, जो हम लोग अभी फॉर्म भरते हैं, अभी क्या है IAS का एग्जाम देंगे। ठीक है, उसमें से ये आपको IPS IAS जो भी होगा डिसाइड वो तो मिलेगा जो पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है, और जो IFS होता है, ठीक है, IFS जो होता है ये क्या होता है, इसका प्रीलिम्स और UPSC का जो प्रीलिम्स IAS का है ना, ये दोनों सेम डेट उसी पेपर से डिसाइड करते हैं दोनों। जो IFS मेंस देगा, मतलब IFS की जो तैयारी कर रहा है उसके सब्जेक्ट अलग होते हैं कुछ, है ना, प्रीलिम्स के सेम होते हैं, मेंस के अलग होते हैं। तो यहाँ से प्रीलिम्स के दोनों पेपर सेम सबके सेम होते हैं। इस वजह से क्या करता है UPSC इन्वायरमेंट को कुछ चीज़ों और साइंस टेक्नोलॉजी चीज़ों को ज़्यादा जोर देता है, क्योंकि जो इन पे IFS को भी ध्यान देने के मतलब वो भी पेपर देते हैं, इस वजह से इनको क्या है, इनके लिए भी थोड़ा हित में हो, इस वजह से उनके भी क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ा के रखे जाते हैं, है ना, ध्यान रखना है। IFS जो है ये वन सेवा भारती, इसमें भी UPSC का पेपर कराता है, इसी से प्रीलिम से ही लोग लेते हैं, लेकिन इनका मेंस अलग होता है। मेंस का देखो अभी रिजल्ट आया, जबकि यहाँ पर IAS मेंस का काफ़ी पहले आ चुका था और IAS मेंस के इंटरव्यू भी चल रहे हैं, है ना। IAS के जो इस बार के इंटरव्यू है ना वो चल रहे हैं, रिजल्ट शायद आ जाएगा अब मार्च 10-12 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा शायद से,
है ना, जो भी होगा तो ध्यान रखना है। तीनों बातें करेक्ट है इसकी। क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे। क्वेश्चन तीनों करेक्ट है डी। क्वेश्चन 9, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहली बात, 9वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सेकेंड बात है, 6 वर्ष की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करते रहेंगे। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, जो भी पहले हो। तीसरा, उन्हें संविधान में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। तीसरी बात यहाँ से ये भी सही है, आर्टिकल 317 बात बताई गई थी। 1 2 3 सभी करेक्ट है, आंसर यहाँ से 1 2 3 डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अपना क्वेश्चन देखते चलो क्या क्या आपको आता है इस बारे में, है ना। अगर गलत आपको नहीं आता है पॉइंट तो आप अपना मिस्टेक करो, कहाँ गलती हो रही है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर पेपर में लिख के रख लो, 1 से लिखे 40 क्वेश्चन जैसे होने हैं, 50 होने हैं, तो पॉइंट लिख के नंबर लिख लो, उसमें से देखते रहो क्या इस पर क्या सही होगा, BCD में क्या है ना, ऐसे करके अपना कर सकते हो टेस्ट के थ्रू। क्वेश्चन आता है अगला 10वां, भारत में लोक सेवाओं के वर्गीकरण को लेकर के पूछा है। लोक सेवाओं में मुख्य रूप से 3 श्रेणियां में बांटा गया है, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं। 10वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, केंद्रीय सेवाएं ग्रुप ए और ग्रुप बी के सदस्यों को सीधे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। पहला बात सही है, दूसरा बात क्या होगा, दूसरी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें एकदम सही हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा 1 2, दोनों बातें करेक्ट है, 10वें का आंसर 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रशासनिक अधिकरण के बारे में विचार करना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 323A संसद के प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का अधिकार देता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरी बात है, ये अधिकरण केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भर्ती सेवा शर्तों के विवादों को निपटान करेंगे। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इनका जो दायरा होता है, राइट, ये ना कि केंद्र ही बल्कि यहाँ पर राज्यों के लिए भी अधिकरण स्थापित कर सकते हैं और उनमें सहायता कर सकते हैं, निपटारा कर सकते हैं। तो बात गलत हो जाएगी। प्रशासनिक अधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध सीधे सर्वोच्च न्यायालय की अपील की जा सकती है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो एल चंद्र कुमार मामला था 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अधिकरण के फैसले के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि यहाँ पर संबंधित उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की खंडपीठ में अपील की जानी चाहिए। ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, अन्य मामलों के लिए अधिकरण। संविधान के भाग 14 का ए के तहत अन्य मामले के लिए अधिकरण के संबंध में विचार करना है। अनुच्छेद 323B कुछ विशिष्ट मामलों में जैसे कराधान, विदेशी मुद्रा और भूमि सुधार संबंधित विवाद के लिए अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर विदेशी मुद्रा, ठीक है, आयात निर्यात, भूमि सुधार, श्रम विवाद, है ना, इन सबको लेकर के आर्टिकल 323B में कराधान को लेकर के अधिकरण बनाने की अनुमति देता है। तीसरी सेकेंड बात है, ये अधिकरण केवल संसद द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं, राज्य विधानसभा द्वारा नहीं। तो बात क्या होगी, सेकेंड बात गलत है, क्योंकि आर्टिकल 323A के तहत केवल संसद अधिकरण बना सकती है, लेकिन अनुच्छेद 323B के तहत संसद और राज्य विधानसभाएं दोनों अपने अपने विधायी जो अधिकार होते हैं उसके क्षेत्र के भीतर अधिकरण स्थापित कर सकते हैं। इन अधिकरणों की स्थापना सार्वजनिक मामलों की शीघ्र कम खर्चीले निपटान के लिए की गई थी। तीसरी बात करेक्ट है, 1 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 13 अधिकरण की संरचना के बारे में स्वायत्तता के बारे में विचार करना है। भारत के अधिकरण की संरचना कामकाज के संबंध में विचार करना है। अधिकरणों को न्यायिक सदस्यों के साथ साथ विशेषज्ञ प्रशासनिक सदस्य भी शामिल होते हैं। पहली बात 13 का करेक्ट है। सेकेंड, अधिकरणों को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, अधिकरणों को देश विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ न्याय प्रदान करना जिससे नियमित अदालतों को बोझ कम हो सके। तीसरी बात भी यहाँ से क्या होगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी। तीनों बातें एकदम सही है। अधिकरण के बारे में आंसर क्या होगा, 13 का डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 आते हैं, सरकार के अधिकार तथा दायित्व के संबंध में विचार करना है। इसमें भारत सरकार के खिलाफ किसी भी दीवानी मामले में मुकदमा नहीं चला जा सकता है, ठीक है। क्या होगा, 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार के खिलाफ दीवानी मुकदमा जो है ये चला जा सकता है। अनुच्छेद 300 के तहत भारत सरकार पर भारत संघ के नाम से मुकदमा चला जा सकेगा। सेकेंड बात है, सरकार की संपत्ति अधिग्रहण लोकहित में किया जा सकता है। संपत्ति का अधिग्रहण जो होगा लोकहित में कर सकते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है।
ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा, पूछा है 14 का कौन सा सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का बी। 14 का बी केवल 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 15 नंबर है। केंद्र और राज्यों की संपत्ति के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में विचार करना है। केंद्र राज्य की संपत्ति को राज्य के सभी करों से छूट प्राप्त होती है। 15 का पहला करेक्ट है। आर्टिकल 285 के तहत केंद्र सरकार की संपत्ति को राज्य द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर से छूट प्राप्त हो जब तक संसद अन्यथा न कहे इसमें। सेकेंड बात है, राज्य सरकार की संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से समानता छूट दी जाती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि आर्टिकल 289 कितना, आर्टिकल 289 289 के तहत राज्य सरकार की संपत्ति को आय या केंद्रीय कराधान से छूट प्राप्त होती है। हालांकि केंद्र वास्तविक या व्यवसायिक रूप से आय पर कर लगा सकती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1 2 दोनों सही है, सी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सरकार द्वारा सरकार के विरुद्ध वाद विषय के बारे में विचार करना है। भारत संघ के नाम से केंद्र सरकार पर मुकदमा चला जा सकता है। 16 का पहला यहाँ से मैंने ऊपर बताया था अभी आपको। ठीक है, सेकेंड बात है, राज्य सरकार के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए संबंधित राज्य के नाम का उपयोग किया जाता है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि राज्य सरकार के विरुद्ध मामला संबंधित राज्य के नाम से ही दर्ज होगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य है ना, पश्चिम बंगाल राज्य, ऐसे करके। राइट, तो याद रखना है। तो दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोक अधिकारियों के विरुद्ध वाद के बारे में विचार करना है। लोक अधिकारियों को उनके द्वारा आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर आंशिक रूप से जो भ्रमित करने वाली बात बता रहा है। जैसे कि यहाँ पर तकनीकी रूप से गलती होगा पॉइंट ये, क्योंकि यहाँ पर यदि कोई अधिकारी ऑफिसर्स होते हैं अपनी आधिकारिक क्षमता के बाहर या संविधात्मक दायित्वों को उल्लंघन करते हैं तो कुछ मामले में उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। हालांकि व्यक्तिगत दायित्व उन्हें सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन सरकार उत्तरदायी होती है। सेकेंड बात यहाँ से, लोक अधिकारी के विरुद्ध यहाँ पर मुकदमा दायर करने से पहले 2 महीने का नोटिस देना अनिवार्य होता है। ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर धारा CPC की धारा 80 के तहत 80 के तहत किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध यहाँ पर उनकी आधिकारिक क्षमता के लिए किसी किए गए मुकदमे द्वारा दायर करने से पहले उन्हें 2 महीने या 60 दिन के पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होता है। सेकेंड बात करेक्ट है इसकी, आंसर क्या होगा, 17 का बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है, यहाँ पर वो बोला कि हिंदी भाषा संविधान के प्राधिकृत पाठ से बारे में विचार करना है। प्राधिकृत पाठ है उसको लेकर के विचार करना है। हिंदी भाषा में संविधान के राष्ट्रपति को संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का अधिकार होता है। पहली बात 18 का यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल संविधान का जो भाग 10, 20 और 2, 22 है ना, भाग 22 है जो, उसमें अनुच्छेद 394 394 का ए के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वे संविधान का हिंदी में अनुवाद प्रकाशित करवाएं। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, अनुच्छेद हिंदी अनुवाद को मूल अंग्रेजी पाठ के समान ही अधिकारता माना जाएगा। सेकेंड बात क्या होगी, ये भी करेक्ट है, क्योंकि प्रावधान है कि हिंदी अनुवाद को ही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी का मूल पाठ है। यदि अनुवाद में कोई अस्पष्टता होती है तो राष्ट्रपति उसका उचित पुनरीक्षण करवाते हैं ताकि वह आधिकारिक बना रहे। दोनों बातें 18 का करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है, 58 में यहाँ पर संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के बारे में विचार करना है। पहली बात यहाँ से इसमें बोल रहा है कि इस संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 394 जोड़ा गया है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट 19 का ये करेक्ट है, क्योंकि मूल संविधान में हिंदी के पाठ को प्राधिकृत बनाने का कोई स्थायी प्रावधान नहीं था और ये 58वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो 394 ए यहाँ पर जोड़कर इसमें कमी को पूरी करी गई है। ठीक है, तो ये बात सही है। सेकेंड, इसका मुख्य उद्देश्य संविधान के आधिकारिक हिंदी संस्करण को कानूनी मान्यता देना। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि संशोधन का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि भविष्य में होने वाले सभी संशोधन का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद उपलब्ध हो और उसे कानूनी तौर पर मान्यता दी जाए या मान्य किया जाए उसको। दोनों बातें सही है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है, विशिष्ट वर्गों के संबंधित प्रावधान के औचित्य के बारे में विचार करना है। ये प्रावधान समाज के कमजोर वर्गों की शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए होगी। पहली बात 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, इनका मुख्य लक्ष्य ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना और सामाजिक समानता लाना। सब पहली बात सही है, दूसरी बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर भारत में सदियों तक चली आ रही जातिगत भेदभाव और ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करना और सबको समान धरातल पर लाना इन संरक्षण का मूल दर्शन होगा। दोनों बातें करेक्ट है। क्वेश्चन 21 है,
विशेष यहाँ पर जो प्रावधान है उसके अंग को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर विचार करना देखते हैं इसको। इसमें बोला है कि राज्यपाल को किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अंतिम अधिकार होता है। तो पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर किसी समुदाय को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अंतिम अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति या संसद के पास है। राज्यपाल के पास सिफारिश या परामर्श दे सकता है। राष्ट्रपति संसद के राज्यपाल संसद संबंधित राज्यपाल के परामर्श के बाद ही इन वर्गों को अनुसूचित कर सकता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 341 जो है, आर्टिकल 341 में सुप्रीम कोर्ट और 342 सुप्रीम कोर्ट बोलो एससी है ना, एससी को सुप्रीम कोर्ट समझ लिया मैंने। फिर से डिस्कस करते हैं सेकंड को। देखो सेकंड बात इसलिए करेक्ट है क्योंकि आर्टिकल 341 का एससी है ना, शेड्यूल कास्ट, और 342 के तहत एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब, इनके तहत राष्ट्रपति के किसी राज्य के संदर्भ में संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद ही आदेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो मैंने टॉपिक दिया वहाँ पे मिला होगा से, है ना। दोनों बातें क्या है, एक गलत है दूसरा सही है। तो आंसर क्या होगा, केवल 2 करेक्ट है 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान ऐतिहासिक स्रोतों पर विचार करना है। बाणभट्ट द्वारा चरित हर्षचरित इस काल में एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 22 का पहला क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। दूसरा है ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत सीयू की हर्ष के समय की जानकारी देता है। पहली बात क्या होगा, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरा हर्ष ने स्वयं रत्नावली, नगरंत और प्रियदर्शिका नामक जो नाटक है उसकी रचना की थी। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों यहां से सही है। आंसर 22वें का 1 2 3 डी। क्वेश्चन 23 है 23 नंबर, हर्ष के प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में विचार करना है। यह गुप्तों की तुलना में अधिक केंद्रीकृत व्यवस्था थी, यह व्यवस्था है ना। तो पहला क्या होगा 23 का, ये बोला कि कौन सा इसमें सही होगा कि हर्ष के प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के कौन सा सही होगा। पहले बोला कि गुप्तों की तुलना में अधिक केंद्रीकृत व्यवस्था थी, पहली बात यहाँ से क्या होगा, ये गलत है। दूसरा, अधिकारियों को नगद वेतन की प्रथा अनिवार्य थी, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं था। ठीक है, अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि अनुदान में दी जाती थी, ये बात गलत हो जाएगी, राइट। और यहाँ पर बोला केंद्रीकृत व्यवस्था थी, तो यहाँ पर ये विकेंद्रीकृत था, केंद्रीकृत नहीं थी। दोनों बातें गलत हो गई। तीसरी बात है सी नंबर बोला है हर्ष की प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सामंती और विकेंद्रीकृत थी। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट, अभी मैंने बताया आपको, ये बात सही है। भूमि अनुदान देने की प्रथा पूरी तरह से समाप्त कर दी गई थी, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भूमि अनुदान देने की प्रथा बढ़ गई थी, मतलब खत्म नहीं हो गई थी, और सामंतवाद को जन्म दिया था इसने। यही कारण था कि केंद्रीकृत नियंत्रण कमजोर होने लगा था। ठीक है, सी करेक्ट है। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित करने वाला चालुक्य कौन था। आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर यहाँ से पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, उत्तर भारत में जीतने के बाद दक्षिण की ओर बढ़ा तो उससे चालुक्य वंश के प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर रोक दिया था और पराजित किया था। इसकी जानकारी में एहोल अभिलेख है जो उसमें, या एहोल इंस्क्रिप्शन है उसमें मिलती है। ठीक है, आंसर क्या होगा 24 का बी करेक्ट है। 25 है 25, गौरव शासक शशांक के संबंध में विचार करना है। शशांक ने हर्ष के भाई राज्यवर्धन की हत्या की थी, पहली बात। 25 का पहला यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल के गौरव शासक शशांक ने हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन की धोखे में हत्या कर दी थी। ऐसे बोल सकते हैं आपको कि आप हत्या की थी क्योंकि वो अपना गद्दी हड़पाना चाहता था, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने धोखे में की थी लेकिन धोखे में। ठीक है, वह हर्ष का एक प्रमुख समकालीन प्रतिद्वंदी था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि शशांक एक कट्टर शैव था और हर्ष जो बौद्ध धर्म का संरक्षक था, सबसे बड़ा राजनीतिक शत्रु भी था। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा 25 का 1 2 सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, हर्षवर्धन द्वारा आयोजित धार्मिक सभाओं के बारे में कौन से प्रमुख थे। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित धार्मिक सभाओं के प्रमुख केंद्र कौन से थे। आंसर हो जाएगा 26 का, ये थे प्रमुख, एक तो यहाँ से प्रयाग और कन्नौज है ना, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कन्नौज सभा जो थी ये क्या थी, ये ह्वेनसांग के सम्मान और महायान बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए थी। और जो प्रयाग था, राइट, प्रयाग क्या था, जो प्रयाग था ये इसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था।
जहां हर्ष अपना सब कुछ दान दे देते थे। ठीक है, याद रखना है, बी आंसर होगा। 27 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करने, कौन सा कथन कारण सही होगा। कथन ए, हर्ष के काल में नालंदा विश्वविद्यालय का अत्यधिक विकास हुआ था। पहली बात, 27 का कथन ए बोल रहा है, तो क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि हर्ष के काल में नालंदा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का विश्वविद्यालय बना था और हिंद संघ ने यहाँ पर अध्ययन भी किया था। हर्ष ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और धार्मिक प्रथाओं का या धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से 27 का करेक्ट है भी, क्योंकि यहाँ पर हर्ष ने नालंदा के रखरखाव के लिए 100 से अधिक गांव को राजस्व संविधान में दे दिए थे और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सभाएं आयोजित की थी। राइट, दोनों बातें सही हैं, आंसर यहाँ से करेक्ट होगा। 28 है, हर्ष के समकालीन शासकों को उनके क्षेत्रों के बारे में विचार करना है। शशांक गौड़, ध्रुव भट्ट वल्लभी, पुलकेशिन द्वितीय। देखो यहाँ से जो सही युग्म है आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा, एक तो पहला ये सही बोला है, शशांक गौड़। ठीक है, ये बंगाल गौड़ का शासक था। ध्रुव भट्ट वल्लभी, ये गुजरात वल्लभी का शासक था और हर्ष का दामाद भी था। तीसरा पुलकेशिन द्वितीय, ये दक्षिण भारत के बादामी चालुक्यों का महानतम राजा था। तीनों बातें करेक्ट है, 1 2 3 डी। 29, हर्ष के काल में समाज की स्थिति के संबंध में चतुर्वर्ण विभाजन का अर्थ क्या है। इसका अर्थ होगा 29 का कि हर्ष के समय, पहला बोला कि चलो बता देते हैं, हर्ष के समय सामाजिक पारंपरिक चतुर्वर्ण व्यवस्था प्रधारित था। ठीक है, और फेन सॉन्ग के अनुसार समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें यहाँ पर क्या था, विभाजित था और ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च होता था और क्षत्रिय वर्ग के लोग क्षत्रिय शासक वर्ग के होते थे, क्षत्रिय शासक के वर्ग थे और वैश्य से कृषि और व्यापार करते रहते थे। और शूद्रों की स्थिति में इस काल में थोड़ा सा सुधार हुआ था क्योंकि वे अब कृषि कार्य भी करने लगे थे। हालांकि इस समय अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था को अधिक कठोर हो गई थी। ठीक है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा यहाँ से, ये बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चतुर्वर्ण को लेकर के बी स्टेटमेंट यहाँ से सही है, समाज का ये। ठीक है, जो बातें बताई वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो वो बात पूरी आपको याद रखना है। 30, क्वेश्चन से सिर्फ मतलब नहीं है, सिर्फ आपको बातें भी पता होनी चाहिए क्या है हिस्ट्री को लेकर के। क्वेश्चन 30 है, क्योंकि देखो हिस्ट्री में क्या होता है, यूपीएससी क्वेश्चन कॉपी किसी की नहीं करता, वो अपने मन से क्वेश्चन बनाएगा, इसलिए मैं आपको चीज़ें बताता रहता हूँ कि अब क्वेश्चन पर डिपेंड मत रहो। ठीक है, खास तौर से हिस्ट्री और पॉलिटी को लेकर के, राइट, जो भी चल रहा है हमेशा बोलता रहता हूँ आपसे मैं। हो सकता है एक बार ज्योग्राफी का कॉपी कर देगा, सेम चीज़ हो जाएगी, लेकिन इन सब में क्वेश्चन बहुत मुश्किल है कि कॉपी करे, है ना। तो चीज़ों को आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएंगे आपकी। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में शुरुआत की प्रमुख विशेषता क्या थी। इसकी प्रमुख व्यवस्था थी कि हर्ष की मृत्यु के पश्चात 647 ईस्वी के बाद भारत में कोई भी बड़ी केंद्रीय शक्ति नहीं बची थी। परिणामस्वरूप क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ और उत्तर भारत में कनौज को केंद्र मानकर 3 बड़ी शक्तियां पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता था। आंसर क्या होगा, 30 का करेक्ट आंसर बी यहाँ से करेक्ट होगा। 31 है, हर्ष के काल को प्राचीन से मध्यकालीन भारत के संक्रमण का प्रतीक क्यों कहा जाता था। इनमें से देखो इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर हर्ष के काल में प्राचीन और मध्यकाल के बीच कड़ी मानते थे इसको। ठीक है, इसका मुख्य कारण था कि सामंतवाद जो था उसका उदय। राइट, राजा अब क्या था, अधिकारियों के वेतन के बदले भूमि यहाँ पर देने लगे थे लोगों को, जिससे क्या होता, स्थानीय सामंत शक्तिशाली हो गए थे। राइट, और केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी। यही विकेंद्रीकरण ढांचा मध्यकालीन भारत की मुख्य पहचान बताता है ना। ये यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, पॉइंट नोट करके रखते जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी नोट्स बना रहे हो, जहाँ भी कर रहे हो, कलेक्ट करते रहो, क्योंकि प्रीलिम्स टाइम में आपको इतना सब कुछ मटेरियल दिखेगा ना कि सोचो कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, क्या करना है। इसलिए मैं अभी से कह रहा हूँ टॉपिक को, हर टॉपिक वाइज अलग अलग मैं करा रहा हूँ, चीज़ों को सेट करके बना के रखो। अभी पॉलिटी खत्म होने वाली है, ठीक है, कुछ टाइम हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी, तो आपके 2 नोट्स अच्छे से रेडी हो जाएंगे यहाँ पर। इस वजह से बोलता हूँ अच्छे से करके कवर इनको रखो, और यहाँ से ही कम से कम 20 क्वेश्चन मिलेंगे हिस्ट्री पॉलिटी के मिला के। इन्हीं जो हिस्ट्री पॉलिटी करा रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ उसमें कि थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने हैं, और 20 क्वेश्चन तो कम से कम पूछे जाने ही हैं। भले ही 15 क्वेश्चन पॉलिटी का क्यों ना हो, 5 क्वेश्चन हिस्ट्री का क्यों ना, जब 15 क्वेश्चन हिस्ट्री का हो, 5 पॉलिटी का, मतलब अप्रॉक्स में 20 से कम क्वेश्चन नहीं पूछे जाने। आप 4 सब्जेक्ट अच्छे से अपने रेडी कर लो, इतना अच्छे से रेडी कर लो कि देखो मैंने जब अभी यूपीएससी का मेंस दिया था तो उसमें से 2 3 4 सब्जेक्ट मेरे बहुत अच्छे थे, है ना, उसी को लेकर के यूपीएससी क्वालिफाई किया था प्रीलिम्स। तो जैसे कि आप एक एनवायरमेंट अच्छा कर लो, एक साइंस टेक्नोलॉजी, राइट, एक हिस्ट्री पॉलिटी, ज़्यादा आपको नहीं देखना है। ठीक है, जो बचा आपका ज्योग्राफी वाला पोर्सन वो आपका हिस्ट्री में थोड़ा कंप्लीट हो जाता, इन्वायरमेंट में कंप्लीट हो जाता है, तो मैं आपको बताता रहता हूँ वो, है ना। इस वजह से कुछ कुछ बात मानो, है ना। आते हैं 31 हो गया, 32 32
त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में विचार करना है। यह संघर्ष मुख्य रूप से कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हुआ था। 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्थान प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र का था, वही महत्व इस काल में कन्नौज का था। ठीक है, और महोदय नगर इसे कहा जाता था, और इस पर अधिकार अर्थ उत्तर भारत का संप्रभुता पर था। पहला सही है। इस संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश शामिल थे। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि इस संघर्ष में बंगाल के पाल और पश्चिम भारत के गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण दक्कन के राष्ट्रकूट वंश के बीच 200 वर्षों तक चला थे, है ना। तो दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है, सी। आगे आते हैं क्वेश्चन 33। पाल राजवंश के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? पाल शासक बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। पहली बात 33 का आंसर स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब उत्तर भारत में बौद्ध धर्म का पतन हो गया था, तब पाल शासक जैसे धर्मपाल, देवपाल जिसे इन्होंने संरक्षण दिया था, और इन्होंने तिब्बत के साथ सांस्कृतिक संबंध भी बनाए थे। सेकेंड बात है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के दौरान की गई थी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि पाल वंश के सबसे महान राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनी थी। दोनों बातें सही है, आंसर सी। आगे आते क्वेश्चन 34 नंबर में गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में विचार करना है। इस राजवंश ने उत्तर भारत में शासन किया था। पहला 34 का करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इनका मुख्य शासन क्षेत्र राजस्थान, गुजरात और बाद में कन्नौज उत्तर भारत रहा था। सेकेंड बात है, भारत में होने वाले प्रारंभिक अरब आक्रमण को रोकने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो अरब आक्रमण था, ये प्रतिहार शासकों जैसे कि नागभट्ट प्रथम, इसने सिंध की ओर होने वाले अरब आक्रमणों के विरुद्ध दीवार का काम किया था, और उन्हें भारत के भीतरी क्षेत्र में घुसने नहीं दिया था। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से सही है, आंसर 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वाला जो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन इसके। ठीक है, 35 है। 35 बोला राष्ट्रकूट वंश के उनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धि उसके बारे में विचार करना है। पहली बात है, इसमें देखो पूरा फिगर दे रखा है ना, तो देख लो एक बार इसको, पीडीएफ मिल जाएगा तो अच्छे से देखना। और हाँ, तो ये बोला इसमें एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था। पहला क्या होगा? 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा या महाराष्ट्र की एक पत्थर से काटकर भव्य कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, जो वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। सही बात है। और यहाँ पर देख लो पत्थर से काट के बनाया गया, इनको पत्थर को काट के, है ना, दिख रहा होगा ये सब पूरा पत्थर है। देखो ये ना, ये पूरे पत्थर से बने हुए और इनको काट करके सब बनाया गया ऐसा। पहली बात सही है। दूसरी बात है, इनका प्रभाव मुख्य रूप से दक्कन क्षेत्र में था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इनका मूल निवास और शासन केंद्र दक्कन, कर्नाटक, महाराष्ट्र क्षेत्र में था। इनकी राजधानी मानेखेत थी। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, आंसर 35 का सी। कभी जाओ यहाँ पर घूमने, अच्छा है। कैलाश मंदिर है जो निर्माण राष्ट्रकूट द्वारा कराया गया। मैं भी इस बार जाने वाला हूँ, सोच रहा हूँ जून में जाने को सोचता हूँ। अभी मैं लास्ट ईयर गया था मुंबई, तो साइड में जो राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया था ना आपको, वो मैंने वहाँ पर घूमा था। काफ़ी अच्छा, मतलब अदर जगह देखा, 1 2 बार और मैंने जगह देखे, उसके अपेक्षा काफ़ी साफ सफाई थी वहाँ पे। आगे आते हैं, कभी देखो छुट्टी होता है पेपर में आपका, या अभी जैसे पेपर हो जाएगा उसके बाद आप कुछ टाइम के लिए घूमने निकल सकते हो, जा सकते हो, है ना, ये सब जगह पे, तो माइंड थोड़ा ठीक अच्छा रहता है, रिलैक्स रहता है ना। आते हैं 36, दक्षिण भारतीय राज्यों के संबंध में विचार करना है। चोल राजवंश अपने सुदृढ़ स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि चोल साम्राज्य अपनी नौसेना के साथ साथ ग्रामीण स्वायत्ता और स्थानीय स्वशासन, ग्राम सभा और जो अभिलेख थे उनके, उसके लिए प्रसिद्ध था, ये विश्व प्रसिद्ध था। पल्लव और चालुक्य भी दक्षिण भारत में प्रमुख राजवंश में शामिल थे। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि पल्लव कांची में और चालुक्य बादामी में, ये दक्षिण भारत के गौरवशाली राजवंश थे जिन्होंने कला और साहित्य पर महान योगदान दिया था। दोनों बातें सही है, आंसर क्या होगा? 36 का सी। 37 है, राजपूत काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में विचार करना है। राजपूत काल का समय मुख्य रूप से 7वीं शताब्दी के मध्य 647 से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। पहली बात 37 का करेक्ट है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मुख्य रूप से राजपूत युग माना जाता था। सेकेंड बात, इस युग की मुख्य विशेषता वीरता और सामंती गौरव की भावना थी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस युग में वीरता, कुल सम्मान और युद्ध का गौरव मनाता था। समाज सामंती ढांचे में बंधा होता था। तीसरा, इस काल को भारतीय इतिहास का अंधकार युग मानते थे। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक एकता की कमी थी, लेकिन कला और स्थापत्य के क्षेत्र में यह स्वर्ण युग जैसा माना जाता था। खजुराहो के मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर और भव दुर्ग इसी काल की देन है। इसे अंधकार युग कहना गलत मानेंगे।
1 2 करेक्ट है। 38 है, राजपूत की उत्पत्ति के संबंध में विचार करना है। अग्निकुल सिद्धांत के अनुसार राजपूत की उत्पत्ति पवित्र अग्निकुंड से हुई थी। पहली बात 38 का आंसर क्या होगा? करेक्ट है, क्योंकि यहां पर चंद्र बरदाई की प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ में अग्निकुंड के 4 राजपूत वंश प्रतिहार, चौहान, चालुक, सोलंकी और परमार, इनकी उत्पत्ति हुई थी। पहला करेक्ट है। इतिहासकारों ने राजपूत के मूल विदेशी उत्पत्ति और जनजातीय धारों से जोड़ा था इनको। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कर्नल जो टॉड है इसने विदेशी इतिहास को माना था कि राजपूत और शक-कुषाण और हूण जैसी विदेशी जाति की संतान थी जो भारतीय समाज में घुल मिल जाए, और वहीं उनके विद्वान इसे आदिम जनजाति जैसे गोंड है ना उनके उन्नत मानते थे, जिससे क्षत्रिय का दर्जा प्राप्त होता था। दोनों बातें क्या यहाँ से करेक्ट है। 1 और 2 यहाँ से इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 38 नंबर का यहाँ से सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 39 नंबर आते हैं, यहाँ से देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोला है कि चौहान, यहाँ पर चौहान राजवंश उसके इतिहास के संबंध में विचार करना है आपको। ठीक है, देखते हैं इसमें। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को सामना किया था, ये उसका सामना किया था। पहली बात क्या होगी? 39 का पहला यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, तराइन का द्वितीय युद्ध 1194 में लड़ा गया था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी यहाँ से क्या होगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 में, जिसमें गौरी की जीत हुई थी, और 1194 में चंदावर युद्ध हुआ था, जिसमें गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन नंबर आ गया है 40। मध्यकालीन भारत के प्रमुख राजपूत राजवंश और उनके क्षेत्र के बारे में विचार करना है। चंदेल शासक बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित थे, उन्होंने खजुराहो का मंदिर का निर्माण कराया था। 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, परमार और सोलंकी राजवंशों ने क्रमशः मालवा और गुजरात के क्षेत्रों पर शासन किया था, ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें सही है, आंसर यहाँ से सी। एकदम फैक्चुअल पॉइंट है यहाँ पर, है ना। 41, राजपूतकालीन स्थापत्य कला के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। इस काल में उत्तर भारतीय मंदिर का निर्माण की नगर शैली में अपने पूर्ण विकास पर पहुंची थी। ठीक है, पहला क्या होगा? पहले यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, सही है, क्योंकि यहाँ पर राजपूत काल में उत्तर भारत के मंदिर निर्माण कला अपनी ऊंचाई पर पहुंची थी, जिसे नागर शैली या नगरा स्टाइल भी कहा जाता था। इनकी मुख्य विशेषताएं ऊंचे शिखर और अलंकृत नक्काशी होती थी। सेकेंड बात यहाँ से खजुराहो के मंदिर इस काल की वास्तुकला की नगर शैली का चरमोत्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट है, और इन मंदिरों में पंचायतन शैली और बारीक नक्काशी देखने को मिलती है। तीसरा, इस काल के केवल भारतीय द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण मालवा में किया गया था। तीसरी बात यहाँ से ये गलत है, क्योंकि द्रविड़ शैली का मुख्य रूप से दक्षिण भारत में चोल पल्लव तक सीमित थी। मालवा और राजस्थान में मुख्य रूप से नागर शैली और उसका स्थानीय रूप जैसे भूजिल शैली वो प्रचलित थी, तो ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, राजपूत शासकों में राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियों पर विचार करना है। तराइन के युद्धों के बाद भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 42 का पहला करेक्ट है, क्योंकि 1192 में तराइन के युद्ध के में पृथ्वीराज की हार ने दिल्ली में अजमेर के दरवाजे तुर्कों के लिए खोल दिए थे, जिससे भारत में मुस्लिम शासन सल्तनत काल की नींव पड़ी थी। सही है। सेकंड, सोलंकी राजवंश के शासनकाल में गुजरात एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरा था। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दोनों सही है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। आप लिख सकते हो कुछ पॉइंट जैसे एक्स्ट्रा यहाँ पर, जैसे चौहान था। ठीक है, चौहान का यहाँ पर प्रमुख क्षेत्र कौन सा होता था? चौहान का प्रमुख क्षेत्र कौन सा होता था? दिल्ली और अजमेर। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तराइन का युद्ध और वीरता। दूसरी बात यहाँ पर लिख सकते हो कि जैसे चंदेल थे, है ना, चंदेल के यहाँ पर जो एरिया था, मुख्य क्षेत्र था, कौन सा था? बुंदेलखंड था, और खजुराहो के मंदिर को निर्माण कराया था। लिख सकते हो दोनों पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो परमार थे, उन्होंने मालवा, इनका क्या था? एरिया था, क्षेत्र था। ठीक है, यह प्रमुख क्षेत्र था। राजा भोज की जो विद्वता थी वो धार नगरी को लेकर के इसमें इनकी उपलब्धि थी, हासिल की थी। और चौथी बात है जो सोलंकी थे, ये गुजरात इनका एरिया था, और सोमनाथ मंदिर व्यापारिक संबंधित थी इनकी। तो चारों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से एंड करते हैं टॉपिक आपके यहाँ पर, इसको लेकर पूरे क्वेश्चन 42 कवर हो गए। ठीक है, हम लोग कल मिलेंगे डेली टारगेट में सुबह, फिर से आपको टॉपिक अच्छे से मिलेंगे। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि
20 सोच रहा हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ 20 क्वेश्चन डेली हर सब्जेक्ट के स्टार्ट करता हूँ। जैसे आज पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ऐसे करके 20-20 क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करने वाला हूँ। व्यू करें या नहीं करें आप बताओ, 20 या 25 क्वेश्चन करेंगे तो आप टेलीग्राम पर या कमेंट करके आप बताओ कि सही रहेगा या नहीं। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो अलग एक चलेगा, है ना, मेंटरशिप टाइप में, राइट, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन का। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, राइट। एंड करते हैं से इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लेना है और उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है।